हाय बुकनट्स, नमस्कार। आप लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। मैं बुकनट्स से सर्वेश कुमार। और वादा के हिसाब से लगभग 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने के बाद हम फिर एक बहुत ही शानदार, जानदार और रोचक किताब ढाई चाल के साथ जिसके लेखक नवीन चौधरी सर हैं, हमारे साथ हैं। हम उपस्थित हैं और नवीन सर, स्वागत है बुकनट्स की ओर से आपका इस पटल पर। धन्यवाद सर्वेश। और बुकनट्स हिंदी साहित्य के लिए एक समर्पित मंच है जिसमें हम पाठकों को जोड़ते हैं और उनकी भागीदारी को भी हम सुनिश्चित करते हैं। तो बाकी चीजों के बारे में मैं बात करूं, नवीन सर के बारे में बात करूं, किताब के बारे में बात करूं, इससे संबंधित हम अपने पाठकों का, श्रोताओं का सवाल लूं। पहले मैं एक छोटा सा परिचय देता हूं नवीन सर का। हालांकि जिन लोगों ने जनता स्टोर पढ़ रखा है उनको परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाठकों का प्यार इतना था कि जनता स्टोर को टॉप 10 के बेस्ट सेलिंग में शामिल किया गया था दैनिक जागरण द्वारा। वैसे नवीन चौधरी सर बिहार में जन्मे हैं, मधुबनी जिला में। जयपुर में सर की पढ़ाई लिखाई बाकी चीजें हुई है और वर्तमान में नोएडा में मार्केटिंग प्रोफेशनल के तौर पर कार्यरत है। नवीन सर ने इसके अलावा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ब्रांड और मार्केटिंग के विभिन्न पदों पर काम भी इन्होंने किया है और वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए स्क्रीन प्ले भी लिख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब हमारे साथ एक ऐसे लेखक हैं जिनमें हम कई सारी चीजें देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। अब मैं जी जी मेरे सर जैसे बोलिए। लोगों के लिए ना वो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जिनको हर चीज में हाथ घुसा देते हैं, लेकिन आता कुछ भी नहीं है हम लोगों को। लेकिन नहीं ठीक सर, है, ये हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ घुसाया हुआ तो कुछ कुछ बोल लिया करते हैं। ये सर हम पाठकों के लिए अच्छा होता है ना कि हम अपना स्कोप ज्यादा देख पाते हैं ऐसे लेखक के साथ। ये जी। हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है कि अगर मैं मीडिया से हूँ तो मैं मीडिया में भी आपसे बात कर सकता हूँ। और मैं एक ऐसा पाठक हूँ जो मुझे राजनीति और रोमांच और इन सब चीजों की ओर प्रेरित करती है। तो आपके लिखने में मुझे वो भी मिल जाता है सर। तो ये हम पाठकों के लिए लाभकारी हो जाता है सर। सबसे पहले तो मैं सर की किताब को दिखाना चाहूंगा। मैं कैसे दिखाऊं, 2.5 साल तो बना नहीं सकता। पर ये किताब का आवरण बेहद शानदार है। किताब जिन लोगों ने भी नहीं खरीदा है, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग किताब खरीदिए। शानदार किताब है ये किताब इतना रोचक है कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम पढ़ रहे हैं या चलचित्र के तौर पे देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। किताब के बारे में हम बात को जारी रखेंगे। इसके पहले हम नवीन सर से चाहेंगे कि नवीन सर कुछ आप बताएं इस किताब के बारे में, फिर सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। जी। ढाई चाल जो शुरुआत हुई थी उस समय पहले ये था कि क्या लिखा जाए, एक राजनीति हो गई, क्या अच्छा। दूसरी भी राजनीति हो। और इस बीच में किसी और प्रेम कथा के ऊपर एक काम शुरू हुआ, कुछ और ऐसे कई आइडिया आए, काम शुरू हुआ। लेकिन संभव मुझे राजनीति आकर्षित करती है और बहुत सारी चीजें। जनता स्टोर जब लिख रहा था तो उसमें मेरा प्रयास था कि मैं जो है छात्र राजनीति के उस भाग को दिखा सकूं जो प्रायः दिखता नहीं है। तो वर्तमान में राजनीति जब हम देखते हैं इतना डिवाइड है और आप किसी भी साइड हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। हम कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं चाहता था कि यार एक बार फिर से ना राजनीति ही लिखी जाए और उस तरीके से जैसे थोड़ा रोचक रहे ताकि युवा पाठकों को पढ़ने में मजा आए, लेकिन उनको वो रियलिटी समझ में आए कि किस तरीके से हमारे इर्द गिर्द चीजें होती हैं, कैसे खबरें बनाई जाती हैं और कैसे चीजों को बना बिगाड़ दिया जाता है। और हम उस भेड़चाल में हमारे दिमाग पे इस तरीके से वो प्रहार करते हैं कि हमें पता नहीं चलता और हम उनके साथ साथ चल देते हैं। तो ये सोच के मीडिया, पुलिस और राजनीति, इन तीनों की एक कहानी है बेसिकली। ये कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और ये दोनों स्थितियों में चीजें कैसे बनती बिगड़ती हैं हमें बाहर बैठ के नहीं दिखता। वो अंदर की जो कहानी है, वो अंदर की कहानी है, ये मीडिया, पुलिस और पॉलिटिशियन की। अच्छा सर, एक चीज है कि सामान्य रूप से ये माना जाता है, ऐसा कोई मुझे मतलब इसका वॉइस में थोड़ा विशेषीकरण इश्यू मुझे वॉइस वॉइस में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। आ आ रही है सर? अब आवाज आ रही है? मैं हेलो। एक क्या मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करूं इसको? मुझे सिर्फ एक मिनट जी दीजिए। सर, कोशिश करिए। जी सर। हम आप लोग जुड़े रहिए। हम तकनीकी कारणों से नवीन सर को दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल हम नवीन सर से ढेर सारा सवाल पूछेंगे, उनके इस किताब ढाई चाल के बारे में बात भी करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे। और पुनः सर स्वागत है आपका। सर जुड़ गए थैंक हमसे यू। एक बार फिर से। थैंक सर यू। मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि राजनीति की जो भूमि है, जिसको हम बोलते हैं कि अखाड़ा टाइप का, वो उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत के ऐसे कुछ एक राज्यों से शुरू होता है।
तो ये बात आपको कैसे आया, मतलब ये ख्याल कैसे आया कि हम इस बार अखाड़ा को राजस्थान बनाते हैं और फिर उस पे देखिए, बिसात बिछाते हैं? ये जो पूरा देश है ना, अखाड़ा पूरे देश में ही है राजनीति का। और हर जगह जो है राजनीति का अगर आप रूप देखेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कुछ चेहरे बदल जाते हैं। आपको वही दो चार काम करने वाले नेता हर राज्य में मिलेंगे, दो चार घोटालेबाज हर राज्य में मिलेंगे, गुंडाई करके जीतने वाले हर राज्य में मिलेंगे। हर जगह पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि वहां पे सीटें ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और वो एक बहुत बड़ी वोटों को और लोकसभा विधानसभा सबको ये प्रभावित करती है। तो जहां पे इस तरह का प्रभाव होगा वो मीडिया को हमेशा आकर्षित करता है। मीडिया में जो है इसलिए यहाँ की खबरें बहुत ज्यादा चल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जनसंख्या भी ज्यादा है, तो जनसंख्या जो है वो ज्यादा होने हाँ। से आपको हमेशा रुचि रहेगी अपने उधर कहानी में। लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार में मैं पैदा हुआ हूँ, राजस्थान रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी रहा हूँ, साउथ में भी रहा हूँ, कर्नाटका में भी रहा हूँ काफी समय। तो इन सबको रह के जो मैंने देखा है, राजनीति का मूल रूप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही उसके अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। तो राजस्थान जो है ये ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है, और राजनीति के तौर पे मैंने उस राज्य को थोड़ा करीब से देखा, और वहां पर मुझे लगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने बिहार में या उत्तर प्रदेश में न देखी हो, बल्कि कई मामलों में उसे बहुत आगे है। लेकिन जनसंख्या कम है, सीटें बड़ी कम है, तो मीडिया के लाइमलाइट से वो निकल जाता है। तो वही जो उत्तर प्रदेश या बिहार की कहानी वाया राजस्थान होते हुए आ रही है, राजस्थान के जरिए उस कहानी को, ताकि जो पाठक है उत्तर प्रदेश बिहार को जानता है काफी हद तक, राजस्थान को कम जानता है, तो कम से कम उसको ये राजस्थान का भी साथ साथ एक परिचय आ जाए। ये इसके पीछे उद्देश्य था, इसको राजस्थान में ही बेस किया जाए। अच्छा सर, आप अभी मीडिया के बारे में बात कर रहे थे और आपने मीडिया के बारे में उसके साथ काम भी किया है, जैसे दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया। तो अगर हम मीडिया के बारे में बात करें, वर्तमान समय में जो कार्यशैली है मीडिया की, या जो भूमिका है, या आपने जो इस किताब में सर लिखा है ढाई चाल में, जो आपने किरदारों से कहलवाया है, उनसे जो चाल जी। चलवाया है ढाई चाल में, उसमें अभी आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? वर्तमान समय में हम अभी देखें कि अपने मीडिया को कहाँ देख पा रहे हैं, उनकी भूमिका कहाँ है, हमारी भागीदारी मीडिया कहाँ तक सुनिश्चित कर पा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? मीडिया का जो बर्ताव है इसमें मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा फर्क आया है, फर्क अब दिखना शुरू हुआ है। ये जो मैंने मीडिया का कुछ चीजें जो लिखी हैं, कुछ तो मेरे अनुभव के आधार पर है। अब ये अनुभव जो है 2010 के बाद मैंने मीडिया नहीं किया, तो ये 11 साल पुराना मेरा अनुभव है जो मीडिया के अंदर की वर्किंग आई है। और जो ये है सोशल मीडिया से रिलेटेड जो उनका पूरा था, ये सब चीजें तो आप खैर बिजनेस में है तो आप चीजों को देखते हुए समझ जाते हैं। तो उन दोनों को एक्सपीरियंस, रिसर्च और जो इसको दोनों को मिलाने के बाद ये कहानी उसकी बनी है। तो मीडिया की व्यावसायिकता पहले भी ऐसी ही थी जैसी आज है। डिफरेंस ये हुआ है कि राजनीति जो है वो लोगों में इतना राजनीति चर्चा का विषय नहीं हुआ करता था, कुछ ग्रुप्स में होता था। लेकिन आज के समय में आप देखें, जिन सेगमेंट्स को मानते हैं कि वो राजनीति की बात नहीं करेगा, वो भी राजनीति करने लगा। और जब वो राजनीति की बात आने लगी है, सोशल मीडिया आया है, तो सोशल मीडिया ने अचानक से मीडिया को एक चैलेंज क्रिएट कर दिया है। और उस चैलेंज के साथ मीडिया ने क्या किया कि जो उसके अंदर की चीजें थी वो ज्यादा उभर के बाहर आने लगी, और वो धीरे धीरे जो है मीडिया के अंदर भी वही डिवाइड हुआ है जो हमारे साथ। आज की डेट में आप जो जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, हमारी आवाज की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि पहले फिर भी उठती थी, आज की डेट में हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं है। जो उठा रहा है वो ये मानिए कि एक दूसरे के खिलाफ उठा रहा है। अगर कोई सरकार के पक्ष में है तो विपक्ष की नेगेटिव चीजें आपको दिखा देगा, वहां से आपको बताएगा विपक्ष किस तरह से जनता के खिलाफ है। जो सरकार के विपक्ष में है वो आपको सरकार के खिलाफ दिखा देगा। तो सारी चीजों को लेके इतना घेर है, और वो हम लोगों को कंफ्यूज करने की इतनी कोशिशें होती है उसके अंदर कि आम जनता समझ ही नहीं पाती क्या है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इस किताब के जरिए जो एक चीज थी कि आप चीजों को देखिए, समझिए कि कैसे घुमाते हैं, और एनालाइज हमें ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे आके खड़े हो जाएं जहाँ कोई साइन बोर्ड ना हो और दो राह हो, और आपको जहाँ जाना है, तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कुछ एज्यूम करके कि ऐसा या हाँ, ऐसा। वो भले यहाँ तो गलत ही कम बाद में साबित हो, अलग बात है, पर लेना बिल्कुल। पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास खबरें हैं, दोनों तरह की हैं। क्या हम्म। हम कॉमन सेंस अगर यूज करना शुरू कर देंगे, तो किसी भी फेक न्यूज में या सरकार के पक्ष में कोई जबरदस्ती बोल रहा है या विपक्ष में जबरदस्ती बोल रहा है, दोनों ही चीजों को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ पाठकों से कि भाई आप खबरों को देखिए और उसको समझिए, मीडिया को मजबूर करिए कि वो हमारी आवाज उठाए, वरना मीडिया फिलहाल आज की तारीख में मीडिया हमारी आवाज नहीं उठा रहा है, वो नेताओं की अच्छा, आवाज है। एक चीज और है सर, जब मैं किताब पढ़ रहा था तो ये आपके किताब के पेज नंबर 9 पर है, पाठक अभी हम देख भी सकते हैं, पर कोई
पाठक देख रहा हो हाथ में किताब हो तो। जहाँ पे आपने बोला कि 2010 से 11 के बाद थोड़ा मीडिया में मेरा कम रहा, उस समय तक मैंने ठीक-ठाक काम किया। तो मैं सर जब इसको पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि उस समय की बातें जो आप सोच के लिख रहे थे, आज सच में 2020 में वो सब चीज़ें दिख रही है। जैसे एक लाइन आपने किरदार से कहलवाया है, वी आर इन द बिज़नेस ऑफ एडवर्टाइजिंग नॉट न्यूज़। हम विज्ञापन के बिज़नेस में हैं, ना कि खबरों के। तो जी। वो सर आपको ऐसा लग रहा था कि क्या ये बात मतलब मैं 2010 में देखा और अब 2020 में वो बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है? 2000 नहीं, ये तो सत्य है। मीडिया की जो शुरुआत है, वो विज्ञापन छप के शुरू हुए थे कि भाई दुकानों के विज्ञापन जा रहे हैं कि यहाँ से सामान खरीदें। पर विज्ञापन देखने में किसकी रुचि रहती है कि कौन सी दुकान पे क्या मिल रहा है। हाँ, तो उसी के साथ जो है थोड़ी जगह बची थी, वहाँ एक खबर छाप दी गई कि इस इलाके में ये हो गया। तो इलाके में ये हो गया तो लोगों ने उस खबर को पढ़ा, साथ में विज्ञापन देख लिए। तो न्यूज़पेपर तो शुरू ही ऐसे हुए सारे के सारे। तो न्यूज़पेपर की शुरुआत विज्ञापन के लिए ही हुई थी और उसके बाद लगा कि इस विज्ञापन को दिखाने के लिए हमें खबरें दिखानी पड़ेंगी जिससे लोगों का इंटरेस्ट आए। तो ये बिज़नेस शुरू ही वहीं से हुआ है। तो ये चीज़ उस टाइम से बहुत क्लियर कट थी और ये स्टेटमेंट एक्चुअली एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक का है। उनसे मैंने ये सुना था। तो वो सुना और वो 2004 या 5 में सुना था और उस समय वो दिमाग में मेरे बैठ गया था, 2004-5 के दौरान, कि ये स्टेटमेंट उनका है। और उसके बाद में चीज़ों को जब देखना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी चीज़ों को हम लोग जो है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करते थे। कितने स्कूलों में कई सारे बहुत अच्छे-अच्छे इवेंट हो जाते हैं। स्कूल चाहता है कि आप हमारे इवेंट को कवर करें। इमीडिएट आपको वहाँ से जवाब आ जाएगा, सेल्स टीम एडिटोरियल को फ़ोन कर देगी। ऐड तो देता नहीं है हमें, क्यों इसकी न्यूज़ छाप रहे हो? ये होता है आज भी हर जगह, हर अखबार के अंदर। चाहे कितना ही बड़ा स्कूल हो, वो अगर विज्ञापन नहीं देता है, तो उसको रोक दिया जाता है। सर तो ये बीच चीज़ें में जो है रुकने वो के लिए मीडिया में। क्षमा चाहूँगा। जी, एक आपके लिए सर शुभकामना संदेश है। मीनाक्षी सिंह जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है जी। परिपक्व इंसान की शानदार पेशकश ढाई चाल। आपके लिए लिखा धन्यवाद है मीनाक्षी जी। सर। मीनाक्षी जी खुद बहुत अच्छी लेखिका हैं। जी, जी। जी, हाँ, तो सर वो आप कंटिन्यू करें। विज्ञापन विज्ञापन के आधार पर खबरों को तय करने की कोशिश आज भी होती है। अगर आप एक विज्ञापनदाता नहीं हैं, तो होता है, कई बार होता है कि अगर विज्ञापन देने का स्कोप है, उस न्यूज़ को रोके जाने की कोशिश की जाती अच्छा सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा इसमें जैसे पूरी किताब तो एक राजनीतिक बिसात अखाड़ा है ही, घोर राजनीतिक कथा है। लेकिन ऐसा क्या लगा कि मतलब जो जनता स्टोर में रह गया हो और कौन ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसको आपने देखा और लगा कि नहीं अब एक दूसरी चाल चलनी चाहिए जिसमें ढाई चाल जो हम लोगों के सामने है, हमारे हाथ में है। तो कौन-सी ऐसी है। कमी दिख गई थी जो या कुछ लिखना क्या कि लिखना रह गया था जनता स्टोर में जो इसमें आपने जनता स्टोर जो है वो छात्रों को, प्राइमरीली वो छात्रों के लिए थी। वो बेसिकली उसको इस्तेमाल, छात्रों का इस्तेमाल राजनीति में किस तरह से होता है, छात्र राजनीति का असली स्वरूप एक्चुअल में क्या है, वो दिखाना था। और ये जो है उसके बाद जब बड़ी राजनीति है, जब आप एक्चुअल में विधानसभा के लिए वोट देते हैं, संसद के लिए वोट देते हैं, तो वो लोग जो किस तरीके से हमारे भाग्य के विधाता बन जाते हैं, भाग्य विधाता वही बने हुए हैं, वो निर्णय लेते हैं हमारे आधार पर, हमारे वोटों के आधार पर। 2-3 दिन पहले मैंने एक फ़ोटो भी शेयर की थी जहाँ बच्चे क्लास की माँग कर रहे हैं और उनके ऊपर डंडे चलाए गए। हाँ, सर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छात्र राजनीति से इतर हो जाती हैं। ये उस राजनीति का हिस्सा है, जो एक पैदा हुए बच्चे के जन्म से लेके और उसके मरने तक उसको प्रभावित करती है। इसकी कहानी उसमें नहीं थी, उसमें सिर्फ़ एक दाँव-पेच था, जहाँ दाँव-पेच के साथ हमने बात की और छात्रों की बात की। तो ये उस रोज़मर्रा की राजनीति की बात है, रोज़ हमारे इर्द-गिर्द जो हो रहा है उसकी बात। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा था, बाकी था, बल्कि मुझे तो लग रहा है अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ बाकी है, अगर आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें और छोटे पे चले जाएँ, सरपंच स्तर की राजनीति एकदम ही अलग हो जाती है। तो अगर हम उन सबको देखना शुरू करें तो बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। सर जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो कई जगह कुछ ऐसी चीज़ें आई जो मुझे लगा कि इस पे मतलब आपके साथ जब चर्चा हो, तो बात होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही प्रासंगिक भी मुझे लगा। तो उसका मैं उस पे मैं आपका प्रतिक्रिया भी सर जानना चाहूँगा। लेकिन मैं जी, एक बार ये किताब दिखा रहा हूँ पाठकों को और कोई पाठक लेके बैठे हों तो देख सकते हैं, पेज नंबर 89 पे। जैसे अभी में वर्तमान समय में जो हमारे आस-पास चीज़ें घट रही है मैं इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं ये किताब क्यों पढूँ? तो उसका जवाब ये हो सकता है कि हमारे आस-पास जो चीज़ें घट रही हैं, उसका एक बहुत ही शानदार और मैं बोलूँ कि तरोताज़ा उदाहरण इस किताब में दिया गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। जैसे वर्तमान समय में इंसानियत को लेके बहुत सारी बातें होती है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जाति धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। उसको लेके एक बहुत ही शानदार किरदार आपने सर इसमें व्याख्यायित किया है जिसको मैं पढ़ूँगा। इसका एक छोटा-सा रेफ़रेंस मैं सर दे देता हूँ।
ये उस समय की बात है जब सीमा के साथ उसका प्रेमी उसको लेके जाता है, फिर जब सीमा वापस आती है तो उसके प्रेमी को अजहर जो उसका आशिक होता है, उसको राघवेंद्र का भाई एक होता है किरदार अमित जो उसको मारता-पीटता है। फिर बाद में शाहिद जाता है और सीमा के माँ से मिलता है और कैसे उसको वो भड़काता है अपने राजनीति को सीखने के लिए। तो सीमा के माँ से सर जो आपने कहलवाया है ना, वो बेहद शानदार चीज़ है। वो सर 2 लाइन का मैं पढ़ता हूँ। अजहर की माँ को शाहिद के गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बोली, "शाहिद भाई अभी बच्चा मेरा मरा तो नहीं, मर जाता तो कानून का सहारा लेते, पर वो नहीं करते जो आप करना चाहते हैं। यदि आपको उन लोगों को जवाब देना है तो दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे के नाम पर नहीं।" उसने पैसे वापस शाहिद को देते हुए कहा, "मेरा बेटा इस इलाके में दंगे का कारण नहीं बनेगा।" ये सर जो किरदार आपने लिखा, ये जो आपने लाइनें लिखी इसमें, इसको क्या आप लिखते समय देखे थे या ये आपके सिर्फ़ एक कल्पना की वजह से लिखा था? ये कल्पना है। मुझे कई बार जो है क्योंकि ये सर महसूस जी, ये वर्तमान समय में बहुत संदेशपरक है, ये हम सभी पाठकों को जी। इससे सीखने की ज़रूरत है। मुझे 2-3 इसका एग्ज़ैक्टली अज़हर की माँ से संबंध नहीं है। इसका जो है ओवरऑल मैंने बहुत सारी महिलाएँ जो मेरे जीवन में रहीं, तो माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका किसी भी रूप में आप देखें, क्लासमेट, सहकर्मी, मेरे को ऐसा हुआ कि अधिकतर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ मिले हैं। अगर सॉफ्ट भी हैं तो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हैं और वो लोग अपने विचारों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कहीं न कहीं क्या होता है कि जब किसी गलत चीज़ को रोकना है, तो उसमें परिवार की महिलाओं के हाथ में वो ताकत होती है। अनफॉर्चुनेटली हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं घरों में ताकि वो हमें ना रोक सकें। लेकिन उनके हाथ में वो ताकत होती है कि समाज के अंदर क्योंकि जो बच्चे हैं, माँ से इतने जुड़े होते हैं कि आप बच्चे को बरगला सकते हैं, लेकिन माँ उसको हाँ। वापस अपने रास्ते पर ला सकती है। तो वो जो एक थॉट है कि उस थॉट के साथ कि उसकी माँ अगर ये चाहती है कि उस एक टाइम में वो खुश हो सकती है कि राजनेता मेरे साथ हैं, अब जवाब दे दिया जाएगा, मेरे बेटे के हाथ-पैर तोड़ दिए गए हैं, जवाब दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी माँ को लगता है कि अगर एक दंगा हुआ, उसके जवाब में फिर दंगा होगा। उसके बेटे का बदल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद किसी और का होगा। तो वो जो है कहीं न कहीं एक स्त्री के हाथ में मुझे हमेशा लगता है कि वो ताकत एक पुरुष के मुकाबले बहुत ज़्यादा है कि वो चीज़ों को बिना हिंसा के और बातचीत से, समझाइश से सुधार सके। तो ये मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट के आधार पे ही जो है यहाँ पर इनका कैरेक्टर बना था। सर एक सवाल आया है आपके लिए। जी। प्रभात अवस्थी जी ने पूछा है। उनका सवाल है कि राजनीति हमारे समय का सबसे बड़ा मनोरंजन है, जिसे खूब भुनाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है सर? राजनीति को हम मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं। आपकी बात सही है कि अभी मनोरंजन बन चुका है क्योंकि कोई भी अभी 99 साल की रीस पर आपको पता ही होगा देश आज़ाद हुआ है। तो हमारे पास ऐसे-ऐसे बहुत सारे जो है लोग आते रहते हैं। हर पार्टी के नेता ऐसा एक नहीं है। हर पार्टी से एक नेता आपको कुछ मज़ेदार चीज़ बताने के लिए आएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस की नौकरी खतरे में है। वो काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो मनोरंजन ज़रूर राजनीति कर रही है, लेकिन ये दरअसल में दुखद स्थिति है। क्योंकि राजनीति मनोरंजन का विषय नहीं है। राजनीति जो है वो एक नीति है जो कि राज्य को चलाने की नीति है। दुर्भाग्यवश ये एक नेगेटिव शब्द बन गया है। लेकिन इस शब्द का अर्थ राज्य को चलाने की नीति से था। तो राज्य को चलाने की नीति जो है उसको हम अगर मनोरंजन बनाना शुरू करेंगे तो हमारे लिए नुकसान है। और कहीं न कहीं नेताओं के साथ हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या हम उसके लिए सही निर्णय ले रहे हैं? क्या हम लोगों को सही प्रकार से वो क्या हम वोटिंग के समय सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं? क्या हम एक अच्छे कैंडिडेट को चाहे वो कमज़ोर कैंडिडेट हो उसको चांस देते हैं कि वो 2 बार 3 बार में पहली बार ना जीत पाया, दूसरी बार जीत जाए, तीसरी बार में जीते, लेकिन क्या हम उसके साथ खड़े होते हैं? तो ये जब तक हम नहीं करेंगे हम राजनीति को मनोरंजन ही बनाएँगे। अंततः राजनीति वही धनबल और भुजबल की वो रह जाएगी तंत्र रह जाएगा। ये सर सवाल बिल्कुल आपने इस सवाल को सही तरीके से बताया भी और इस किताब को पढ़ते समय बहुत ऐसी जगहों पे आपने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी किया है कि वर्तमान समय में राजनीति का जो परिदृश्य देख रहा है, वो एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। ये सभी जी, अगर ऐसा हुआ भी तो इसमें हम सबके भी योगदान कहें या भागीदारी बिल्कुल। कहें, उत्तरदायी हम सब लोग भी हैं। ये एक दिन का खेल नहीं है। और इसमें सर एक चीज़ और था कि जब आप इस किताब को लिख रहे थे, राजनीति के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही थी, तो आपको कहीं ये ऐसा नहीं लगा कि मैं ये किताब लिख दूँ, राजनीति के मतलब एकदम बिल्कुल एक तरह से काला चिट्ठा तो नहीं कहें, लेकिन बिल्कुल क्या बोले एकदम साफ-साफ मैं लिख दूँ कि राजनीति ऐसे है,
ऐसे सदुपयोग हो रहा है, ऐसे दुरुपयोग हो रहा है। तो कुछ डर का भावना या इस तरह की कुछ चीज़ें उस समय आपके दिमाग में नहीं चल रही थी क्या? क्योंकि मुझे लगता है ये किताब पढ़ने के बाद कोई भी राजनेता ये किताब अगर पढ़े, पता नहीं किसने पढ़ा, मुझे नहीं पता अभी तक, आपको शायद पता हो सर, कोई आया हो। तो एक एक भय तो रहता होगा ना सर कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? मेरे एक मित्र का कुछ दिनों पहले इस किताब के ऊपर फीडबैक था कि बहुत साहसिक किताब है, ऐसी किताबें नहीं लिखी जा रही हैं और उसको लिखे जाने के बाद तो निश्चित तौर पर 2-4 लोगों को आके हमला कर देना चाहिए, किताब जला देनी चाहिए। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये भय इसलिए नहीं था क्योंकि जिन लोगों के ऊपर एक किताब लिखी गई है वो अगर पढ़ लिख चुके होते तो आज मुझे किताब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उनको पढ़ने लिखने से उनको कोई मतलब है ही नहीं, तो वो किताब पढ़ेंगे ही नहीं। तो वो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सर कि कोई ऐसे एक आध लोग राजनेता इस किताब को पढ़े और वो अपनी प्रतिक्रिया सर जरूर दें इसे, कम से कम लिख कर तो दें। सर एक सवाल और था, इस किताब को लिखते समय जब आप किरदार को खोज रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन एक किरदार आपने बहुत शानदार तरीके से लिया था जिसका नाम है सुनील नम्बियार। मतलब वो किरदार नारायण एक नंबियार। ऐसा, सॉरी नारायण नम्बियार, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा सुनील नम्बियार। तो जब इस किताब को मैं पढ़ रहा था तो जैसे 6-7 पेज पढ़ा तो बहुत ही गंभीरता से, मतलब कथानक एकदम बांधे रखता था कि हम पढ़ रहे हैं, अभी सीमा को लेके कोई चला गया, अभी कोई प्रदर्शन करने आ गया, अभी अमित आ गया, राघवेंद्र आ गया। पर फिर जैसे नारायण नंबियार की बात आती थी तो वो गुदगुदा के चले जाते थे जैसे। वो किरदार सर कैसे आपके दिमाग में आया? एक सर लाइन मैं पढ़ भी देता हूँ उनका, जब वो बोलते हैं कि कहाँ गया वो, मैं हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा सिर्फ नाम नारायण है, मैं सचमुच का नारायण नहीं है, मैं मदद करना चाहती है। तो इस टाइप का जो एक हल्का मजाकिया शब्द का किरदार है, कहाँ से खोजे थे सर इसको? ये हम लोगों के हिंदी भाषी में क्या होता है कि कई बार नारायण नाम्बियार एक्चुअली बड़ी पर्सनैलिटी है, जो आप किताब में देखेंगे राजनीति के हिसाब से बड़ी पर्सनैलिटी है। हाँ लेकिन सारी पर्सनैलिटी अगर हैवी और सिर्फ गंभीरता से ही, उतने दम से ही बात करती रहे तो वो बड़ी अलग टाइप की कहानी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो बहुत हल्के फुल्के में आपको बहुत ही गंभीर बात कह जाते हैं। तो वो ऐसे पात्रों से आप मिल लेंगे, कभी घर में कोई होगा, कोई आपके ऑफिस में होगा, आप राजनीति में भी देख सकते हैं। तो ऐसे पात्र मुझे हमेशा आकर्षित करते हैं जो कि अपनी बात को समझाने के लिए जो है बहुत हल्के फुल्के चुटीले अंदाज में और भारी बात, बड़ी बात कह जाते हैं। तो ऐसे पात्र मेरे दिमाग में थे। अब ऐसे पात्र में ये पात्र यहीं का क्यों हो, सिर्फ राजस्थान ही क्यों हो, जब राजनीति की बात हो रही है तो देश भर की क्यों नहीं? तो क्यों मेरा कैरेक्टर जो है केरला से ना आए, एक कैरेक्टर क्यों पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष केरल से ना बने? और अब इसको कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो साउथ में कई बार वो हिंदी को बोलने को लेके वो कई बार हास्य का विषय बन हाँ जाता है। तो उनका जो डायलॉग डिलीवरी थी इसकी वजह से वो इंटरेस्टिंग बन जा रही थी। हालांकि मैंने उनकी हिंदी का यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाया, इसलिए अगर कोई ये सोचे कि मैं हिंदी का मजाक उड़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। नारायण नाम्बियार एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है और वो जब हिंदी बोलते हैं सही हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है या वो बहुत जल्दी जल्दी कुछ सोच रहे होते हैं, उस टाइम में उनसे लिंग संबंधी गलती हो जाती है। जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहती है, ये वो समय है जब उनके ऊपर एकदम से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और उसका उनको हाँ। आंसर देना, तो वो उस सिचुएशन में वो लिंग संबंधी गलती करते हैं। तो ये उस कैरेक्टर का फॉर्मेशन उस हिसाब से है, ताकि एक तो उस कैरेक्टर को पढ़ते हुए आपको ये भी समझ में आए कि कब ये गुस्सा हो रहा है, मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नारायण को ये सुनकर गुस्सा आया या नारायण अचानक जल्दी जल्दी सोचने लगा। ये हमने शुरू में एक ही जगह डिफाइन कर दिया था कि नारायण किस स्थिति में ऐसी गलतियां करता है। तो वो गलतियां कब कर रहा है, तो पात्र को एक तरफ तो ये भी, पाठक को ये भी समझ में आता है कि अच्छा अब इसका मूड चेंज हो चुका है। एट द सेम टाइम वो जिस तरीके से डायलॉग मार देता है वो डायलॉग मार के निकल जाता है। जैसे चाय के बारे में उसने एक डायलॉग अचला सिंह को मारा था हाँ कि चाय और सरकार अच्छा लगा। चलाना अलग ही शास्त्र है। तो उसमें वो मुझे लगा कि वो बड़ी बड़ी बात हो गई, वो छोटी सी चीज के अंदर बड़ी बात हो गई। हाँ ये सारी चीजें वही होती हैं, इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, किसको कितना कम ज्यादा मिलाएंगे आपके उसके हिसाब से एक बेहतरीन चाय बनेगी कि नहीं बनेगी। वो उसी को पब्लिक पॉलिसी से जोड़ रहा है। एक पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए सारी चीजें वही होती हैं, वही अधिकारी होते हैं, वही जनता होती है, वही नीतियां होती है, वही फंड है। किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, किसको पहले इस्तेमाल करना है, ये बड़ा मायने रखता है। सर एक आपके लिए शुभकामना है नरेंद्र सिंह का, इन्होंने लिखा है अद्भुत अ, धन्यवाद आपकी नरेंद्र जी। किताब के लिए सर। और अच्छा सर एक चीज और था, जब हम किताब को पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे किताब को पढ़ते समय तो शुरुआत में 8-10 पेज के बाद हमारा रुचि तो ऐसे जगना ही है क्योंकि किताब को इतने तरीके से लिखा गया है।
लेकिन अंत में आते आते हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में बलात्कार कौन किया, सीमा क्या सच में अभी भी जिंदा है। तो ये सब जो चीजें आप जब सजा रहे थे सर, तो आपके दिमाग में था क्या कि पूरी चीजें हम करवाएंगे और केंद्र बिंदु में सीमा को रखेंगे, कि सीमा एक आरोप लगा दे कि मेरा बलात्कार हुआ है, और उस पूरे आरोप पर इस कहानी को आगे गढ़ा जाए, बाद में हम सीमा को जिंदा भी रखेंगे ताकि कोई ढाई चाल का सीक्वेंस आ जाए। तो ऐसा सोचा था आपने क्या सर लिखते समय? नहीं, सीक्वल का विचार नहीं था, हालांकि वो सिचुएशन ऐसी बन गई कि हो जाएगा। लेकिन सीमा के थ्रू मैं उस पेन को दिखाना चाह रहा था जो किसी भी रेप केस के अंदर होता है, कि किस तरह से मीडिया, अगर एक पावरफुल आदमी है तो मीडिया उसको कैसे देखता है। और हमारे पिछले आप 3-4 साल का उदाहरण देख रहे हैं, हमारे पास हर राज्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों के अंदर तो खासतौर से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो चर्चा में रही। राजस्थान की घटनाएं दब जाती हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस, लेकिन बाकी जगह की चर्चा हुई, उनको लेके दोनों तरफ की बातें हुई। तो कई पक्ष हैं, तो एक पक्ष पे क्यों जाना है? रेखा को चाहिए कि वो सभी पक्षों को सामने रखे, जैसे मैंने हर पक्ष को सामने रखा, ये पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है कि उसको कैसे करना है। अंत में जब सीमा को जला के मार दिया गया, उस समय मुझे एक्चुअली मुझे बड़ा दुख होना शुरू हो गया था कि एंड ऑफ द डे मैं क्या कर रहा हूँ एक राइटर के नाते। क्या मैं सोसाइटी को ये संदेश दे रहा हूँ कि नहीं, हम जीत ही नहीं सकते, हम हमेशा हार रहे हैं, तो क्या हमारे पास जीतने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं? तो ये जो एक थॉट था, उस थॉट के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको न्याय दिलाना है और उसको कहीं से तो बचाना हमें होगा। तो उसको इतना रियलिस्टिक जो है, रियलिस्टिक जनता स्टोर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी, तो मुझे लगा कि अंत में चलिए एक बार तो कहीं हमें वो जीत को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास की बात है। मैं खुद निराश हो गया था उस अंत को पढ़ के, मुझे हताशा होने लगी थी, और मैं वो हताशा नहीं चाहता था कि पाठकों को आए। मैं चाहता हूँ कि वो विश्वास बना रहे हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर। इसकी वजह से उसका जो अंत जो है वो फिर थोड़ा ऐसा निकला। सर, आपके किताब को पढ़ते समय मैंने कुछ कोटेशन को लिखा है। असल में मैंने पूरी किताब के एक-एक शब्द को सर पढ़ा है, जी स्लाइड लगा-लगा के। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चनायर टाइप का लिखा है सर। सवाल तो बहुत सारे हैं अभी भी, पर मैं उन पे बात करूँगा सर। उससे पहले आपने जगह-जगह पे कुछ कोटेशन सर लिखा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ और इस पे सर मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। पहला है एक जगह जहाँ पे आपने पेज नंबर 49 पे लिखा है, जहाँ पे न्यूटन का एक थ्योरी है जिसके बारे में कहा गया है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड कंपोजिट रिएक्शन। इस पर सर आप क्या कहेंगे? ये एक मिनट मुझे इसका फिर से बताएंगे, इसका मैं खुद लिख के भूल चुका हूँ कि मैंने कहाँ लिखा था। मैं बताता हूँ सर, एक बार पूरी बात बता जी देता हूँ। ये है पेज नंबर 49 में, और ये तब का है सर जब अपहरण हो जाता है और ये पूरे आग की तरफ फैल जाती है कि शाहिद हुसैन की गाड़ी में जो आदमी जी 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 जी। किडनैप होता है और हाँ राघवेंद्र की हाँ भाई हाँ हाँ, फिर। ठीक ठीक। हाँ, तो ये उस समय मैं की बात इंसिडेंट है को सर। समझ गई। तो हाँ, ये है कि एक वर्ग के किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा और दूसरे वर्ग का व्यक्ति अपहृत हुआ, और उसके ऊपर जो रिएक्शन की बात है। देखिए, सोशल मीडिया का आज का जो दौर है, ये भी आज के दौर की ही कहानी और आज के दौर की ही बात है। अभी क्या हो रहा है कि हम चीजों को, जैसे शायद अजहर की माँ ने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि वो दंगा नहीं होने देगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उस माइंडसेट के साथ नहीं जा रहे। हम लोग चाहते हैं कि जो एकदम से हमने सुना, हम उत्तेजित हो उठते हैं, और उत्तेजित होकर हमें इमीडिएट उस पर रिएक्शन चाहिए। अभी आप देख लीजिए, अगर आप किसी एक नेता के ऊपर आरोप लगा दें, तुरंत आपको दूसरी साइड से आरोप आना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये जो आरोप है दोनों साइड से इधर उधर का आना शुरू हो जाता है, वो आरोप आना कहीं ना कहीं सिचुएशन को क्रिएट करता है। कठुआ का रेप केस देख लीजिए, रेप केस के अंदर एक पार्टी के लोगों का नाम आता है, तो उस पार्टी के लोग जो है दूसरा एंगल ढूंढ के निकाल देते हैं। अगर आप राहुल गांधी के बारे में कुछ कह देंगे तो उनके बारे में कुछ और इधर से निकल के आ जाएगा। तो इस टाइम दोनों साइड की पॉलिटिक्स जो हो चुकी है, दोनों साइड में ये हो गया है कि एक आदमी कुछ कहे, और या हमारी साइड के किसी आदमी के ऊपर आरोप लगा, तो हम जो है इमीडिएट उसका बचाव ढूंढेंगे, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि प्रैक्टिकली हुआ क्या है। हुआ क्या है, अगर गलत हुआ है तो क्या उसके लिए न्याय की मांग की जाए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ऐसा हो रहा है, और इसीलिए वो था, अपहरण हुआ, किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की क्यों, कैसे, किस लिए। इन्होंने किया है, वेरी गुड, चलो आओ अब इसके ऊपर आग लगा देते हैं, इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक जी और है सर ऐसा ही लाइन जिसमें आपने लिखा, ये पेज नंबर 59 की बात है, 59 पे। निडर जनता एक नेता के लिए बहुत खतरनाक होती है। जी। इस पर ये आप आप प्रतिक्रिया कहीं दें। भी देखें कि अगर आपको ये भय सिस्टम का न रहे,
अभी गोरखपुर की घटना को हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अब ऐसा सुन के लोग ना मुझे एंटी बीजेपी मान लेंगे, अभी मैं ऐसा नहीं है मैं लेकिन रिसेंट जो सत्ता में है उनकी घटनाएं आएंगी। गोरखपुर की जो घटना है वो घटना सरकार उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन पुलिस तंत्र जो है वो एक इस तरह का तंत्र, उसने सिस्टम को फेल कर दिया वहां पर, जिस तरह से व्यक्ति की हत्या हुई है। अब आप ये सोचें कि क्या आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं? क्या आपको ये हमेशा लगता है कि मेरा ये अधिकार है लोकतंत्र के तौर पे, लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा और मैं इस अधिकार का तुरंत उपयोग कर सकता हूँ? अगर आपको पुलिस, कई राज्यों में तो ये स्थिति है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आप पुलिस स्टेशन जाके गाड़ी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते। आपको सिफारिश ढूंढनी पड़ती है कि अरे वो भैया इंस्पेक्टर कह दिया गाड़ी चोरी की, हमको रिपोर्ट करवा देगा। तो आपको सिफारिश लगाने के बाद आपकी गाड़ी चोरी की रिपोर्ट होती है। ये आपका एक ऐसी चीज जो कि आपका अधिकार है, पुलिस इस काम के लिए बनी हुई है। तो ये नहीं, ऐसे तमाम चीजें हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, अगर आपको पुलिस का नोटिस आ जाएगा, कोर्ट का कोई नोटिस, मामले से नोटिस आ जाएगा, आप पहले जुगाड़ ढूंढना शुरू करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कोर्ट में जाके और अपना जवाब दे सकता हूँ। तो वो सिस्टम जो है हमें किसी न किसी तरीके से ऐसा डराया हुआ है कि हमारी निर्भरता बनी हुई है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द एक वकील भैया या एक पुलिस वाले भैया या एक नेताजी, उनका फोन नंबर हमारे पास सेव हो, जिनको हम फोन करेंगे, प्रणाम भैया, हम फलाने बोल रहे हैं, ये हमारी दिक्कत आ गई है। तो ये जो है हमारी निर्भरता जब उनके ऊपर बनाए रखेगी, तो फिर हम जो है लोकतंत्र में अपने अधिकार नहीं मांगेंगे। हम ये चाहेंगे कि भैया किसी तरह से मेरी जान छूटे, मेरे को कोई मुसीबत ना आए। और जो मुझे कई बार ये लगता है कि राजनीति जो है आज की तारीख में यही कर रही है, वो कोशिश करती है कि ये भय हमारे अंदर व्याप्त रहे, और उस भय की वजह से जो है हम उनके ऊपर निर्भर बने रहे, हम सिस्टम पे निर्भर ना बने। हम ये ना सोचे कि भाई कल को अगर किसी गुंडे ने मुझे कुछ किया तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, रिपोर्ट लिखवा दूंगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा, सजा हो जाएगी। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं नेताजी के पास जाऊंगा, नेताजी कहेंगे तो पुलिस वाले उस गुंडे को पकड़ के मारेंगे। प्रैक्टिकली यही हो रहा है। सर एक सवाल आया है श्वेता रानी जी की ओर से। उनका सवाल है, वेब सीरीज के दौर में जहां राजनीति, क्राइम, थ्रिलर ये सब पसंदीदा विषय बन रहे हैं, हिंदी लेखकों के लिए आप कितना व्यापक दायरा देखते हैं इस चीज को लेकर? बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम। थोड़ी देर पहले मैं और सर्वेश बात कर रहे थे कि राजनीति में छात्र राजनीति तो एक एंगल था, अभी हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, संसद, इंटरनेशनल, ऑफिस पॉलिटिक्स भी आप बात कर सकते हैं। आप सिर्फ हम इस राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं, राजनीति तो आपका ऑफिस में भी हो जाती है और वहां से भी क्राइम हो जाते हैं। एक जर्नलिस्ट की हत्या हो गई थी मुंबई में, और उसके बाद उसमें जो है आपका अंडरवर्ल्ड का निकल के आया एंगल, और जब उसको ढूंढना शुरू किया गया तो पता चला कि वो ऑफिस के दो जर्नलिस्ट के बीच में आपस का विवाद था, जो आपस की पॉलिटिक्स थी। उस पॉलिटिक्स में दोनों ही क्राइम बीट को कवर करते थे, और उसमें से एक ने दूसरे जर्नलिस्ट की मदद, अंडरवर्ल्ड की मदद ली हत्या और कर इसको रहे हैं। मरवा दिया। तो ये जो चीज है, ये हमारे पास तो ये इससे बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि लिखा जाना चाहिए। सिर्फ एक चीज जिसको ध्यान रखा जाना जरूरी है कि रिसर्च जरूर हो। मुझे अभी तक जो लिखा गया है उसमें अधिकतर जो नया लिखा गया है उसमें रिसर्च की बहुत कमी दिखी है। कई बार ऐसा लगता है कि किसी बेसिकली फिल्म को आधार बना दिया और कर दिया, कुछ भी एक मसाला डाल दिया गया। हालांकि ये कहना गलत होगा कि मैं उसमें मसाला नहीं डाल रहा, लेकिन मैं साथ में वो रिसर्च के साथ आ रहा हूँ कि जब मैं किसी घटना को लेके आ रहा हूँ उसको एक मजेदार तरीके से लिखा जा रहा है, लेकिन वो रिसर्च के साथ आ रहा है। तो इन चीजों को अगर रिसर्च किया जाएगा तो ये कहानियां और ज्यादा भरोसेमंद बनेंगी और कहानियां और ज्यादा मजेदार बनेंगी। कहानियों की कमी नहीं है हमारे पास इन विषयों के ऊपर। सर रिसर्च के लिए तो मैं आपके किताब में देखा भी हूँ, एक जगह मैंने नोट करके भी रखा है, किताब में मैंने मार्क किया है, जहाँ पे मयूर को मानव का फोन जाता है, एक किरदार मयूर रहता है जो समाचार पत्र में होता है, और एक मानव, जब मानव फोन करता है मयूर को, तो मयूर फिर देखता है कि आखिर ये मानव है कौन, तो राजस्थान मिनिस्टर टाइप करता है। तो सर जो आपने लिखा है ना, गूगल 0.156 सेकेंड में खटाखट एकदम उत्तर दे देता है। तो ये एकदम बिल्कुल सटीक टाइप का मैंने रिसर्च ये लिखना ये दर्शाता है कि सच में आपने कितना रिसर्च किया था। और जी। हम सर ये चाहेंगे कि थोड़ा और आप इसे विस्तार से बताएं कि इस किताब को लिखने में थोड़ा आप अपने रिसर्च के बारे में सर बताएं कि कितना देखिए रिसर्च कई किया, सारी कहाँ से चीजें किया। थी, बहुत छोटी छोटी चीजें आई हैं जो कि इसको राजस्थान में हमने बेस किया है। तो मेवात एरिया को बेसिकली लिया है मैंने, प्रॉपर मेवात नाम वहां नहीं लिया, लेकिन हजारा जो जगह है ये एक्चुअली मेवात का एरिया है। जब आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि उससे 50 किलोमीटर इधर हरियाणा है, 80 किलोमीटर आगे दिल्ली पड़ जाता है, 40 किलोमीटर इधर उत्तर प्रदेश है, ये बेसिकली मेवात रीजन है। और मेवात जो है पिछले कई सालों में बहुत सारी चीजों के लिए बदनाम रहा है। वहां पे ठगी, कार लूट, हथियारों का बिजनेस, अवैध शराब, और रिसेंट में गाय को लेकर हत्याएं, ये सारी चीजें तो बहुत ही पॉपुलर रही हैं।
अब ये चीजें जो है आप खबरों में पढ़ते हैं, तो मैंने उसको लेके जब, हालांकि कहानी ऐसा नहीं बहुत बड़ी उसके बारे में है, लेकिन एक लाइन दो लाइन कहीं पे एक पेज इन सब चीजों के बारे में आया है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी खबरों को पढ़ा, अलग अलग खबरों को पढ़ा, उनसे समझने की कोशिश की उस एरिया में क्या होता है, और खबरों को डिफरेंट टाइम में पढ़ा। 2013-14 की खबरें पढ़ी गई हैं, 2019 की खबरें भी पढ़ी गई हैं, और इन खबरों को पढ़ते हुए ये समझने की कोशिश की गई कि क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस आ रहा है समय के साथ। तो जैसे OLX के ऊपर जो है आपका गाड़ियों के ऐड दिए जाते हैं, और वहां पे आप जब गाड़ी खरीदने जाए आपको लूट लिया जाता है। आज की तारीख में ये होता है, पहले कुछ और तरीका था जो किताब के अंदर है। तो वो आपको इन सबसे पता लगना शुरू होता है। एक सिकड़ीगढ़ जाति है, उसके बारे में वहां है। मेवात के मेव के मुसलमान जिनको बीफ खाने के लिए आरोपित किया गया, मेव मुसलमान जो है बेसिकली अपने आप को आधा हिंदू मानते हैं, वो बीफ नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी वहां गाय को लेकर लड़ाई है, तो लड़ाई के पीछे रीजन क्या है? ये मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन था कि जब वो खाते ही नहीं है तो लड़ाई क्यों है। फिर जब मैं उस क्वेश्चन के आंसर में जानना शुरू हुआ, तो मुझे वो पुरानी कहानियां मिलनी शुरू हुई, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, जहां से समझ में आया कि अच्छा डिफरेंस आना कहाँ से शुरू हुआ है। तो वो जो चीजें मैंने समझी है उनको कहानी में नहीं लिखना है, वो कहानी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो सामाजिक डिफरेंस को समझ पाना, ये मेरे को हेल्प कर रहा था कि उस कैरेक्टर को मैं फॉर्म कैसे करूंगा, और मेरी कहानी के कैरेक्टर जिस तरह से बर्ताव करेंगे, वो बर्ताव विश्वसनीय कैसे बनेगा। तो उस विश्वसनीयता को लेके मैंने इन सब चीजों के ऊपर काफी रिसर्च किया। मेरे पास 150-200 पेज हो चुके हैं इन सब चीजों को मिला के, जो कि किताब ही 190 पेज की है, लेकिन मेरे पास 150-200 पेज सिर्फ इन 3-4 विषयों के ऊपर है, जिसमें गाय के ऊपर काफी सारी रिसर्च है, जिसमें सिकलीगढ़ जाति के ऊपर रिसर्च है, हथियारों के बिजनेस पर रिसर्च है, शराब का पूरा तस्करी किस तरीके से होती है उसके ऊपर रिसर्च है, उसमें खबरें भी हैं, कई सारे जर्नल्स के आर्टिकल भी हैं, तो बहुत चीजें हैं, मतलब उनके ऊपर तो मैं एक अलग से सेशन करके बात कर सकता हूँ। सर समय का हमें ख्याल रखना है, इसलिए अब जी समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन फिलहाल सर ये मैं पाठकों को फिर से एक बार किताब दिखाना चाह रहा हूँ, और बुकनट्स की ओर से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इस किताब को पढ़ें। और ये किताब किसी ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक एंगल दिखेगा, ये किताब को इतने करीने तरीके से नवीन सर ने लिखा है ना, कि लगेगा कि ये सब सारी चीजें हमारे आसपास घट रही हैं, ये आपको दिखेगा, एक मानसिक यात्रा करेंगे आप चलचित्र के रूप में। तो आप नवीन सर की किताब ढाई चांद को जरूर पढ़ें, और पढ़ने के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप बुकनेट्स के पेज पर भी आकर हमें टैग करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं, नवीन सर को भी अगर सहमति दे नवीन सर, तो इनको टैग करके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पर आप लोग किताब को पढ़ें। और सर जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे, बुकनेट्स जी के पेज पर फिर से हम अभिवादन करते हैं आपका। आप सर कुछ जी। संदेश देना चाहें बुकनेट्स की ओर से हमारे पाठकों को, तो आप बिल्कुल सर दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, ये तो पहली चीज है। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि जो खबरें आपके पास मोबाइल में आती हैं, उस पर एकदम से भरोसा मत कर लीजिए, एकदम से भरोसा करके फॉरवर्ड बटन मत दबाइए। बहुत आसान होता है फॉरवर्ड बटन दबाना, लेकिन वो जो रोकने की शक्ति जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, हम इस देश को जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लेंगे। बस वो रोकने की शक्ति हमें पैदा करनी है, कि जब तक हम चीजों को समझ न सकें, ठीक से समझ के, और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई एक्शन लें। हमें बिल्कुल रजहर की माँ ने कहा था कि मेरा बेटा इस इलाके में दंगे का कारण नहीं बनेगा। ये हमें नहीं ध्यान बने। रखना है कि हम जाने अनजाने कहीं किसी ऐसी सिचुएशन के जिम्मेदार तो नहीं होते जा रहे, ये नहीं होना चाहिए। किताबें पढ़िए और फेक न्यूज पे भरोसा मत करिए, बस। सर बुकनट्स पे आने के लिए फिर से आपका एक बार आभार, और हमारे पाठकों और श्रोताओं को जो भी हमसे जुड़े और जो हमारे श्रोता और पाठक हैं, उन सबका भी फिर से एक बार बुकनट्स की ओर से मैं आभार करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच।